15 स्टार्ट करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2। जो इससे पिछला था वो था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट करती हैं। अब इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर भी आता है, वाटर भी, लेकिन एटमॉस्फेयर को, वाटर को उन्होंने डिवाइड कर दिया था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 में क्या था, द एटमॉस्फेयर। अब 2 है तो इसका नाम क्या है, वाटर। तो इसमें हम लोग वाटर को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं, किस वजह से पोल्यूशन काज हो रही है, तो वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। 70% जो वाटर है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे लिए इतना असेंशियल है कि इसके बिना जो है वो जिंदगी नामुमकिन है, ना ही इंसान जिंदा रह सकता है, ठीक है, पानी के बगैर। और ये कब से ज्यादा हो रही है इसकी पोल्यूशन, वर्ल्ड वार 3 जब से स्टार्ट हुई थी, तीसरी जंग जो थी, जंग अजीम, और दूसरी जो थी वर्ल्ड वार 2, ठीक है। तो उसके बाद से जो है वो बहुत से केमिकल्स, इंडस्ट्रीज बनी केमिकल्स वाली, उसके बाद ज्यादा एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। तो तब से क्या है, पोल्यूशन काज हो रही है वाटर में। पानी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी ये बहुत ही नुकसानदायक है। और ऐसे एरियाज जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और जो नदी नालों से पानी लेते हैं क्योंकि उनको फिल्टर पानी नहीं मिलता, तो उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। अब वो लोग यही पानी अपनी क्रॉप्स के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके लिए भी ये क्या है, हार्मफुल है। अब वाटर बोर्न टॉक्सिक केमिकल्स का मतलब है कि जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर के अंदर, तो वो किसको अफेक्ट करेंगे, इक्वेटिक लाइफ को। इक्वेटिक लाइफ में कौन से आते हैं, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी कौन सी है, इक्वेटिक लाइफ है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है अकरेंस ऑफ वाटर। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पहला इंट्रोडक्शन था सिर्फ। तो अकरेंस ऑफ वाटर में हमने पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे कितनी परसेंटेज है पानी की, तो वो हमने इसमें करनी है। तो सबसे पहले है ओशन, क्योंकि ओशन है ही पानी, उसमें क्या होता है, पानी होता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है ओशन में। तो कितनी परसेंटेज है उसकी, 97%। उसके अलावा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स। आइस कैप्स कौन सी होती हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो आइस की कैप बनी होती है, ठीक है। ये कौन से इलाकों में होती है, बर्फानी इलाके, नॉर्थन वाली साइड पे ज्यादा है ये। तो आइस कैप जो है वो कितने परसेंट इसमें पानी होता है, 2.1%। और ग्लेशियर्स किसको कहते हैं, जब टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा तो ये मेल्ट होंगे। जब मेल्ट होंगे तो रिवर्स और लैक्स में जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें कितना परसेंट वाटर है, 2.1% ग्लेशियर और आइस कैप में। उसके अलावा एटमोस्फेरिक वाटर का मतलब है जो हवा में नमी होती है, उसकी बात करें। एटमोस्फेरिक वाटर कितने परसेंट है, वो 0.001%। ग्राउंड वाटर किसको कहते हैं, जो जमीन पे है इसके ऊपर ही, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर, 0.6%। उसके बाद है इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर का मतलब है जो जमीन के अंदर होगा, उसको कितने परसेंट है, 0.2%। अब इस तरह इन्होंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अकरेंस ऑफ वाटर बताएं, तो इसमें आप लोग ये डायग्राम बना दोगे तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे। जो यहाँ पे बनाई हुई है, परसेंटेज शो करवाई है ओशंस वाली, ठीक है। अब इसके पैराग्राफ को रीड करते हैं। द ओशंस कंटेन अबाउट 97% ऑफ वर्ल्ड वाटर। द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में क्या क्या आता है, रिवर्स, लैक्स और स्ट्रीम्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की शक्ल में। कहाँ पे पाया जाएगा, एटमोसफेयर में। सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो दरिया का पानी है वो क्या है, अनफिट है, यानी कि काबिल नहीं है पीने के। एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ डिजोल्व साल्ट, क्योंकि सी वाटर में सबसे ज्यादा नमक होता है, ठीक है। नमक कहाँ से हासिल कर रहा है पाकिस्तान, सी वाटर से ही हासिल करता है, क्योंकि उसके पास नमक ज्यादा है सी में। और ना ही हम लोग सी वाटर को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, कपास वगैरह उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो नुकसानदायक है उसके लिए। ओनली 0.2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज पोर्टेबल, जो काबिल इस्तेमाल है, पोर्टेबल का मतलब है। तो 0.2% जमीन पे जितना पानी है उसमें से सिर्फ 0.2% प्योर वाटर है, जो बिल्कुल ही प्योर है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, जिसको पिया भी जा सकता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स। वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, 2 एलिमेंट से। कौन कौन से होते हैं,
वाटर का आप लोगों को पता है फार्मूला क्या है, H2O। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन 1। तो इसलिए उन्होंने कहा है 2 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इसके फार्मूले में कुछ भी नहीं है, ना सल्फर है, ना नाइट्रोजन, ना फास्फोरस, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किससे कंबाइन होता है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कंबाइन बनके क्या बनता है? H2O वाटर बनता है हमारे पास। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्योर वाटर इज क्लियर। जो प्योर वाटर होगा उसकी क्या क्या खसूसियात है कि वो क्लियर होगा, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होगा, व्हाइट होगा सिर्फ, ठीक है। ऑर्डरलेस, उसकी स्मेल भी नहीं होगी। टेस्टलेस, उसका जायका भी नहीं होता, जो सबसे ज्यादा प्योर वाटर है। विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो ये प्योर वाटर की, या तो इधर लिख लो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर, इसका क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसके 6 पॉइंट्स हैं। और ये चैप्टर जो है वो पेयरिंग में लॉन्ग क्वेश्चन में है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 आते हैं इस चैप्टर से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों ने इसको याद करना है ज्यादा। तो पहला है इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस किसको कहते हैं? लिटमस एक पेपर होता है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि अगर दूसरा जो कुछ भी हम डालते हैं तो उससे इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। अगर हम लोग एसिड और बेस को चेक करते हैं तो एसिड में क्या होता है, पहले पेपर जो है वो ब्लू कलर का होता है और ऊपर से हम लोग रेड डालते हैं, तो ये क्या चेंज हो जाता है? ये रेड हो जाएगा जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब वाटर क्या होता है, उसके अंदर कोई भी जो प्योर वाटर होगा उसमें लिटमस पे अगर इसको चेक करें लिटमस पेपर पे तो ये न्यूट्रल रहेगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पानी के अंदर कोई कलर डाल दो तो वो चेंज हो जाए। लिटमस पेपर पे इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगा, ये न्यूट्रल, इसका कोई कलर नहीं होगा, व्हाइट होगा सिर्फ। सेकंड है फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहां पे ये फ्रीज होगा। बिल्कुल फ्रीज जो होता है प्योर वाटर वो 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर करेंगे तब फ्रीज होगा। उसके बाद बॉयल कब होता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस हो। और ये पानी कौन सा बात कर रहे हैं इसका? सी लेवल का। जो सी लेवल होता है वो प्योर होता है लेकिन उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब ये याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 GCm-क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डेंसिटी होती है, लेकिन अगर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे देखें इसका टेम्परेचर कर दें तो कितनी होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, के उसने कितने वॉल्यूम ने कितनी जगह घेरी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस टब की बात करें, इसमें कितना पानी है, जितनी जगह पे है उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम। और इसके वजन को क्या कहेंगे? मास। अगर हम लोग इसके वजन को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आती है? डेंसिटी आती है। तो वही उन्होंने फाइंड करके यहाँ पे बताई हुई है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दें तो कितनी डेंसिटी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ है इट इज एक्सीलेंट सोलवेंट फॉर आयोनिक एज वेल एज मोलिकुलर कंपाउंड। ये आयोनिक सॉल्यूशन में भी क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है, एज वेल एज मोलिकुलर कंपाउंड्स में भी। आयोनिक कौन से होते हैं? अगर जैसे अगर हम साल्ट का आयोनिक देखें तो Na+Cl-। अब ये कौन सी इसकी फॉर्म है? आयोनिक है, क्योंकि इसके ऊपर आइंस के रिप्रेजेंट किया है, कैटाइन और एनाइन। क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और आयन बन जाता है, और क्लोरीन लेता है तो इसलिए एनाइन बन जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म है? आयोनिक। और ये कौन सी? NaCl, मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें सोडियम एक मॉलिक्यूल और ये क्लोरीन, ये 2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं है। अब NaCl जो है वो है मॉलिक्यूल, ये अलग अलग क्या है? एटम्स हैं, और दोनों मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब उन्होंने कहा है कि एक्सीलेंट सोलवेंट है आयोनिक में भी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में भी। फिफ्थ है हीट कैपेसिटी की है 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। इसका यूनिट भी अच्छे से याद करना है आप लोगों ने। विच इज अबाउट 6 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोर।
हीट कैपेसिटी के वो कितनी कैपेसिटी हीट की बर्दाश्त कर सकता है वाटर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी हीट देखें तो 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन से अगर ज्यादा हीट इसको देंगे तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी हीट कैपेसिटी की बात की है, और ये कितने ज्यादा टाइम हायर है रॉक से। रॉक्स किसको कहते हैं, पत्थर, ठीक है। उससे इसको कंपेयर किया है तो उससे 6 टाइम ज्यादा है। The specific property of water is responsible for keeping the earth temperature within limits। और ये सलाहियत इसको क्यों दी गई, ताकि जो जमीन का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके, क्योंकि हमारी अर्थ में ज्यादा वाटर पाया जाता है, ठीक है। और वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा टेम्परेचर वाटर ले लेगा, और जो अर्थ है वो क्या रह जाएगी, कम टेम्परेचर रहेगी, क्योंकि लैंड में ज्यादा एनिमल्स है ना, तो इसलिए एनिमल्स भी अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है, उनका हैबिटेट मेंटेन रहेगा। अगर वाटर की इतनी हीट कैपेसिटी नहीं होती तो वो हीट कहाँ पे आती, लैंड पे आती, और लैंड पे बहुत से ह्यूमंस और एनिमल्स रहते हैं। अदरवाइज डे टाइम टेम्परेचर वुड हैव बीन टू हाई। डे टाइम क्या होता है, सी लेवल का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लेकिन रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है, और कभी कभार इतना कम कि वो फ्रीज भी हो सकता है पानी। 6.8 has high surface tension। This unique property of water is responsible for its high capillary action। यहाँ से डिफाइन है कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन कहते हैं कि पानी की सतह का तेज होना। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये ट्री बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पहले यहाँ तक पानी था, तो क्या हुआ, ये राइज होकर यहाँ तक आ गया, इसकी रूट्स तक, प्लांट्स की रूट्स तक। तो इस सलाहियत को क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो सिर्फ पानी के पास ये सलाहियत है कि वो ऊपर तक आ सकता है। अगर पौधों को जरूरत है तो उसकी सतह जो है वो हाई हो जाती है वाटर की। तो कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर राइज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव्स। उसके बाद क्या होगा, जब ये लैंड से थोड़ा सा अप हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, रूट्स हैं। रूट से कहाँ पे जाएगा, स्टेम जो है, स्टेम से फिर लीव्स, तो लीव्स तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पौधे जो हैं वो अपना पानी हासिल करते हैं। क्योंकि हम लोग कहाँ पे पानी डालते हैं, अगर हम गमलों में डालें तो हम लोग सिर्फ उसकी रूट्स में डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये गमला है तो हम कहाँ पे पानी डालते हैं, इधर डालते हैं, लेकिन वो पानी यहाँ तक कैसे पहुंचता है अगर यहाँ पे फूल लगा हुआ है तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही पानी ऊपर तक जाता है, ठीक है। कल को हम पढ़ेंगे वाटर एज सॉल्वेंट। इसको स्टॉप करो।